दोस्तों, सोचिए, आप अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मना रहे हैं। चारों तरफ खुशी है, हंसी है और जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। लेकिन क्या हो अगर एक ही पल में सब कुछ बदल जाए? एक ऐसी लहर आए जो सिर्फ घर नहीं बल्कि आपकी पूरी दुनिया बहा ले जाए। तभी अचानक एक ऐसी सुनामी आती है जो पूरी जिंदगी को पल भर में तहस नहस कर देती है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है द इम्पॉसिबल। ये कोई बनावटी कहानी नहीं, बल्कि 2004 में आई उस खौफनाक सुनामी की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार उस विशाल लहर के कारण एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग जगहों पर फंस जाता है। चारों तरफ मौत का मंजर है, हर तरफ सिर्फ पानी और मलबा, और इन सब के बीच है एक माँ की तरडिश और अपने परिवार से मिलने की एक कोशिश। क्या यह परिवार इस कयामत के बाद फिर से एक हो पाएगा? चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल सर्वाइवल मूवी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से, जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहा होता है। इस परिवार में मारिया, जो पेशे से डॉक्टर है, उसका पति हेनरी और उनके 3 बेटे लुकास, थॉमस और साइमन शामिल हैं। सफर के दौरान एक छोटी सी बात सामने आती है कि मारिया को फ्लाइट से काफी डर लगता है और उसका बेटा लुकास इस बात को लेकर उसका हल्का फुल्का मजाक भी उड़ाता है। कुछ समय बाद ये सभी लोग एक बेहद खूबसूरत बीच रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने फैला होता है विशाल इंडियन ओशन। माहौल शांत और सुकून भरा होता है। अगले दिन क्रिसमस होने वाला होता है, इसीलिए हेनरी रात में ही बच्चों के लिए गिफ्ट्स रख देता है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपने गिफ्ट्स देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद पूरा परिवार समुद्र किनारे जाता है और वहां खूब मस्ती करता है। समय बहुत अच्छा गुजर रहा होता है और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन अचानक हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि कंपनी में किसी कर्मचारी को निकाला जाने वाला है। ये सुनकर मारिया थोड़ी चिंतित हो जाती है और कहती है कि हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और उन्हें यह समय एंजॉय करना चाहिए। वह बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। तभी अचानक उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है, जहां बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी समय जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। हेनरी को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और अगले ही पल समुद्र की ओर से एक विशाल लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। देखते ही देखते वो लहर पूरे रिसोर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैल जाता है। दरअसल यह एक भयानक सुनामी होती है, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। उधर मारिया खुद को बचाने की कोशिश करती हुई एक पेड़ के सहारे खड़ी नजर आती है। भयानक लहरों के थमने के बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर होता है। पेड़ टूट चुके हैं, इमारतें बिखर चुकी हैं और हर तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। इसी खामोशी के बीच मारिया बार बार अपने परिवार को आवाज लगाती है। उसकी आवाज में डर भी है और उम्मीद भी, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। तभी अचानक उसकी नजर दूर किसी हलचल पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है और उसे अपना बेटा लुकास दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए राहत झलकती है। वो पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम उसके लिए दर्द से भरा है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चे तक पहुंचना सबसे जरूरी होता है। लेकिन तभी जैसे हालात फिर से करवट लेते हैं, अचानक एक और तेज लहर आती है और दोनों को फिर से अपनी चपेट में लेकर दूर फेंक देती है। कुछ देर बाद जब पानी का बहाव थोड़ा शांत होता है, लुकास किसी तरह खुद को संभालता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वो घबरा कर अपनी माँ को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे मारिया दिखाई देती है। वो मलबे के ढेर के पास बुरी तरह घायल पड़ी होती है। लुकास बिना समय गंवाए उसके पास दौड़ता है। वो अपनी माँ को संभालता है और दोनों धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उस जगह की तरफ जहां पानी कम है और शायद थोड़ी सुरक्षा मिल सके। चलते हुए हर कदम मारिया के लिए बेहद दर्दनाक होता है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है, खून बह रहा होता है, लेकिन वो अपने बेटे से यह बात छुपा लेती है। वह नहीं चाहती कि लुकास की हिम्मत टूटे। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है ताकि उसका बेटा भी हिम्मत बनाए रखे। तभी अचानक उस खामोशी को एक आवाज तोड़ती है, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। लुकास उस दिशा में देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह अपनी माँ से कहता है कि उसे उस बच्चे को बचाने जाना चाहिए,
लेकिन मारिया तुरंत उसे रोक देती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह पहले ही अपने पति और बाकी बच्चों से बिछड़ चुकी है और अब वह लुकास को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। वह उससे कहती है कि कहीं मत जाओ, लेकिन इस बार लुकास फैसला कर चुका होता है। वो अपनी माँ की बात सुने बिना उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो डरा हुआ और अकेला होता है। लुकास उसे संभालता है, उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और पूरी सावधानी के साथ वापस अपनी माँ के पास ले आता है। अब तीनों को किसी सुरक्षित जगह की जरूरत होती है। लुकास आसपास नजर दौड़ाता है और उसे एक मजबूत पेड़ दिखाई देता है। वह तुरंत पहले उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाता है ताकि वह सुरक्षित हो सके। इसके बाद वह अपनी माँ को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं होता। मारिया के जख्मी पैर की वजह से हर कोशिश बेहद दर्दनाक हो जाती है, लेकिन लुकास हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ अपनी माँ को सहारा देता है, उसे ऊपर धकेलता है और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मारिया भी पेड़ पर चढ़ जाती है। अब तीनों उस पेड़ पर बैठे होते हैं, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। नीचे चारों तरफ पानी, मलबा और बर्बादी का मंजर होता है। समय जैसे रुक गया हो और उन्हें सिर्फ एक चीज का इंतजार होता है, मदद का। कुछ देर बाद दूर से कुछ लोग नजर आते हैं, स्थानीय गांव वाले जो बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। वे लुकास और मारिया को देख लेते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए वे तुरंत उन्हें नीचे उतारते हैं और वहां से सुरक्षित जगह ले जाते हैं। मारिया को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अस्पताल का मंजर भी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होता। हर तरफ घायल लोग, चीखें, डॉक्टरों की भागदौड़ और जगह जगह खून और दर्द का दृश्य। टीवी पर लगातार खबरें चल रही होती हैं कि सुनामी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। मारिया दर्द से कराह रही होती है। एल उसका शरीर जवाब दे रहा होता है। वह लुकास से कहती है कि उसे पेन किलर चाहिए, लेकिन लुकास घबराहट में उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। वे तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। उसे इंजेक्शन दिया जाता है, उसके जख्म साफ किए जाते हैं और पट्टी की जाती है। इसके बाद उसे बाकी मरीजों के बीच लिटा दिया जाता है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। कुछ देर बाद मारिया की हालत फिर बिगड़ने लगती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। दरअसल उस भयानक लहर के दौरान उसके शरीर में गंदा पानी और मलबा अंदर तक चला गया होता है, जो अब उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अब जिंदगी और मौत के बीच उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। उधर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच एक आदमी वहां आता है जो बेचैनी से अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ नजर आती हैं। मारिया यह सब देखती है और लुकास से कहती है कि उसे उस आदमी की मदद करनी चाहिए। लुकास धीरे धीरे उसके पास जाता है। वह आदमी उसे अपने परिवार की एक फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही लुकास कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ वही नहीं है जो अपने परिवार से बिछड़ा है। यहाँ हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है। यहीं से लुकास एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब वह जितना हो सके लोगों की मदद करेगा। वह अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों के नाम, उनका पता और वे किस देश से हैं, ये सारी जानकारी एक कागज पर लिखना शुरू कर देता है ताकि बिछड़े हुए लोगों को मिलाया जा सके। इसी दौरान उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है। लुकास को याद आता है कि यह उसी आदमी का बेटा है जिसने उससे मदद मांगी थी। लुकास तुरंत उस बच्चे को उसके पिता तक पहुंचा देता है। जैसे ही पिता और बेटा एक दूसरे से मिलते हैं, वह पल बेहद भावुक हो जाता है और यह देखकर लुकास को भी अपने पिता की याद आने लगती है। अब उसके अंदर अपने परिवार को ढूंढने की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह तुरंत उस वार्ड में जाता है जहां उसकी मां भर्ती थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि उस बेड पर कोई और मरीज लेटा हुआ है। यह देखकर लुकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घबराकर रोने लगता है। तभी वहां एक नर्स आती है। लुकास कांपती आवाज में उसे बताता है कि उसकी मां यहीं थी, लेकिन अब वह यहां नहीं है। नर्स उसे शांत करने की कोशिश करती है और फिर उसे एक दूसरे वार्ड में ले जाती है। यह वार्ड अलग होता है। यहाँ सिर्फ बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं और जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है। नर्स लुकास से पूछती है कि क्या उसे अपने किसी रिश्तेदार का नाम या संपर्क याद है। लुकास कहता है कि उसे अपने दादाजी का नाम तो याद है, लेकिन उनका फोन नंबर उसे याद नहीं। यह सुनकर नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगा देती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है।
वहां मौजूद हर बच्चे के कपड़ों पर ऐसा ही एक नंबर लगा होता है, जैसे हर किसी की पहचान अब सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई हो। लुकास अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दूसरी तरफ कहानी हमें फिर से उस रिसॉर्ट की तरफ ले जाती है, जहां यह परिवार छुट्टियां मना रहा था। वहां हेनरी होता है, लुकास का पिता, और वह अब भी जिंदा होता है। वह इधर उधर भागते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को आवाजें दे रहा होता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ तबाही और खामोशी होती है। कोई जवाब नहीं आता। आसमान में अब हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, जो बचे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे होते हैं। लेकिन हेनरी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने परिवार को छोड़े बिना कहीं नहीं जाना चाहता। वह फिर से अपने कमरे की तरफ जाता है, जहां वे रुके थे। टूटी हुई चीजों और बिखरे सामान के बीच वह अपने बच्चों को पुकारता है, और तभी अचानक उसके सामने उसके दो बच्चे आ जाते हैं। वे जिंदा होते हैं। उन्हें देखते ही हेनरी की आंखों में राहत और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह तुरंत उन्हें गले लगा लेता है। हेनरी अपने बच्चों को मजबूती से पकड़कर उनसे कहता है, तुम दोनों रेस्क्यू टीम के साथ चले जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी मॉम और लुकास को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। उसकी आवाज में भरोसा होता है, लेकिन आंखों में छुपा डर साफ दिखाई देता है। और आखिरकार भारी दिल से उसे रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है। जैसे ही उसके बच्चे वहां से जाते हैं, हेनरी एक पल के लिए अकेला रह जाता है। और अब उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। वह बिना रुके अपनी पत्नी मारिया और बेटे लुकास को ढूंढने निकल पड़ता है। वह टूटे हुए रास्तों, बिखरे हुए मलबे और घायल लोगों के बीच से गुजरता है। खुद हेनरी भी बुरी तरह घायल होता है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। चलते चलते वह एक सड़क तक पहुंचता है, जहां कुछ लोग गाड़ियों के जरिए घायलों को मदद पहुंचा रहे होते हैं। एक गाड़ी उसके सामने रुकती है। वे उसे तुरंत अपने साथ एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। वहां चारों तरफ वही कहानी दोहराई जा रही होती है। हर कोई किसी को खो चुका है, हर कोई किसी को ढूंढ रहा है। उसी कैंप में हेनरी की मुलाकात एक आदमी से होती है। उस आदमी की आंखें खाली सी होती हैं, जैसे उसमें अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची हो। वह धीरे से कहता है, मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था। उसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख पाया। हेनरी कुछ पल चुप रहता है, फिर वह भी अपनी सच्चाई बताता है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों कहीं खो गए हैं। मुझे नहीं पता वो जिंदा हैं या। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। यहां मौजूद हर इंसान एक ही दर्द से गुजर रहा होता है। अनिश्चितता का दर्द। ना उम्मीद पूरी तरह टूटी है, ना पूरी तरह बची है। वह सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके अपने अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं। इसी बीच वह आदमी हेनरी को अपना फोन दिखाता है। वह कहता है, मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है। अगर मेरा परिवार कहीं जिंदा हुआ तो शायद वो मुझे कॉल करने की कोशिश करें। फिर वह बिना सोचे समझे अपना फोन हेनरी को दे देता है। हेनरी तुरंत अपने पिता को कॉल करता है। फोन लगते ही उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह कहता है कि सुनामी में मारिया और लुकास कहीं खो गए हैं, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। मैं उन्हें ढूंढ करके ही वापस लाऊंगा, किसी भी कीमत पर। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद भी वह रुकता नहीं। वह उसी आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था फिर से निकल पड़ता है, अपने परिवार को ढूंढने, और शायद उस आदमी के परिवार को भी। उधर दूसरी तरफ कहानी फिर से लुकास की तरफ लौटती है। वह अभी भी अस्पताल में होता, अकेला और अंदर से टूटा हुआ। तभी एक नर्स उसके पास आती है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है, घड़ियां, कपड़े, छोटे छोटे बैग, जो मलबे से मिले होते हैं। नर्स एक एक चीज उसे दिखाती है और पूछती है, क्या इनमें से कुछ तुम्हारी मॉम का है? लुकास हर चीज को ध्यान से देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दिल में डर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अगली चीज वही ना हो जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ दे। लेकिन उनमें से कोई भी चीज उसकी मां की नहीं होती। यह देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है, कम से कम उन चीजों में उसकी मां शामिल नहीं है। इसके बाद नर्स उसे एक दूसरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसकी नजर एक बेड पर पड़ती है, और वहां वह अपनी मां मारिया को देखता है। मारिया जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब होती है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, शरीर कमजोर पड़ चुका होता है, और वह मुश्किल से होश में होती है। लुकास ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत अपनी मां के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और भावुक होकर कहता है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी।
उसकी आवाज कांप रही होती है, आंखों में आंसू होते हैं। तभी डॉक्टर और नर्स उसे समझाते हैं कि उसकी मां की हालत अभी भी गंभीर है। वे बताते हैं कि मारिया को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए उसे पहले वार्ड से हटाया गया था। लेकिन अस्पताल की अफरा तफरी में उसकी रिपोर्ट गड़बड़ हो गई, जिस वजह से लुकास को सही जानकारी नहीं मिल पाई। अब भी उसकी मां को एक और सर्जरी की जरूरत है, और वही एक उम्मीद है जिससे वह ठीक हो सकती है। उधर दूसरी तरफ हेनरी अब भी अपने परिवार की तलाश में भटक रहा होता है। एक एक अस्पताल में जाता है, हर जगह नाम पूछता है, हर लिस्ट चेक करता है, लेकिन कहीं भी उसे अपनी पत्नी या बेटे का कोई पता नहीं चलता। थकान, दर्द और निराशा अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार किस्मत उसे उसी अस्पताल तक ले आती है जहां मारिया और लुकास मौजूद होते हैं। उधर मारिया अपने बेटे से धीमी आवाज में कहती है, जाओ, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। लुकास तुरंत वहां से बाहर जाता है, लेकिन यही वह पल होता है जहां किस्मत फिर एक अजीब खेल खेलती है। अस्पताल के उसी परिसर में थोड़ी ही दूरी पर हेनरी भी मौजूद होता है। दोनों पिता और बेटा एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। लुकास पानी लेने में व्यस्त होता है, और हेनरी लोगों के बीच से गुजरते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है। कुछ ही देर बाद हेनरी उसी वार्ड तक पहुंचता है जहां मारिया होती है, लेकिन वह पर्दे के पीछे होती है। हेनरी वहां खड़ा होकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे मारिया नजर नहीं आती। वह सोचता है कि शायद उसका परिवार यहां नहीं है। उसका दिल और टूट जाता है। वह धीरे धीरे मुड़ता है और अस्पताल से बाहर जाने लगता है। उधर लुकास वापस लौट रहा होता है, और तभी भीड़ के बीच उसे अपने पिता की एक झलक दिखाई देती है। वह रुक जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत पहचान जाता है, ये पापा हैं। वह जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हेनरी कुछ ही सेकंड में लोगों के बीच गुम हो जाता है। लुकास उसे ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, हर चेहरे को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे अपने पिता कहीं नजर नहीं आते। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और अब वह पहले से भी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है उसका परिवार यहीं कहीं है, बहुत करीब, लेकिन फिर भी उससे दूर। हेनरी अब भी अस्पताल के बाहर अपने परिवार को ढूंढने में लगा होता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। वह इधर उधर भागता है, हर चेहरे को गौर से देखता है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिलता। इसी बीच अस्पताल के बाहर रेस्क्यू ट्रकों की आवाजें गूंजने लगती हैं। इन्हीं ट्रकों में एक ट्रक वह भी होता है जिसमें बच्चे बैठे होते हैं। वे सभी बच्चे जो अपने परिवारों से बिछड़ गए थे और जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया था। इसी ट्रक में लुकास के दोनों छोटे भाई भी होते हैं। ट्रक रुकता है, बच्चे एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। लुकास का छोटा भाई भी ट्रक से नीचे उतरता है, लेकिन उस भीड़ में लुकास उसके ठीक पीछे से गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी के कारण वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। कुछ ही सेकंड में छोटा भाई वापस ट्रक में बैठ जाता है, और लुकास आगे बढ़ जाता है। उधर हेनरी भी उसी अस्पताल परिसर में मौजूद दूसरे ट्रक के पास आ जाता है। वह थका हुआ, टूट चुका और भावनाओं से भरा हुआ होता है, लेकिन किस्मत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ होता। पूरा परिवार एक ही जगह पर, एक ही समय पर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई अपने दर्द और अपने लोगों को ढूंढने में लगा होता है। लुकास फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, पापा। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है, और यही आवाज उसके दोनों छोटे भाइयों तक पहुंच जाती है। वे दोनों अचानक रुक जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और फिर तुरंत ट्रक से नीचे कूद जाते हैं। वे दौड़ते हुए लुकास के पास पहुंचते हैं, और अगले ही पल तीनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह पल बेहद भावुक होता है, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। आंखों में आंसू, चेहरे पर राहत, और दिल में लंबे समय से दबी हुई उम्मीद आखिरकार पूरी होती है। और तभी वे देखते हैं कि सामने से पापा अभी उनकी तरफ आ रहा है। दरअसल उन्होंने भी बच्चों की आवाज सुन ली थी और उन्हें पहचान लिया था। अब धीरे धीरे पूरा परिवार एक दूसरे के सामने होता है। लंबे समय की बिछड़न के बाद पहली बार सब एक साथ खड़े होते हैं। उधर हेनरी के साथ वह आदमी होता है जो खुद भी अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वह ट्रक ड्राइवर से कहता है, अब हमें चलना चाहिए, यहां रुकने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हेनरी को उसका परिवार मिल चुका होता है। फिर सभी लोग मारिया की तरफ भागते हैं। मारिया अस्पताल के बेड पर बेहद कमजोर हालत में होती है। हेनरी उसके हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अब साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। मारिया धीरे से उसे देखती है। उसकी आंखों में दर्द भी है और सुकून भी। उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार इंतजार करता है। हर किसी की सांसें अटकी हुई होती हैं। हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि मारिया बच जाए। और इस बार शायद किस्मत उन्हें एक आखिरी मौका देने वाली होती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मारिया की सर्जरी शुरू होने वाली होती है। उसी समय पास वाले बेड पर एक और महिला लेटी होती है, जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई होती है। वह बहुत कमजोर होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। वह मारिया की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, मैंने अपनी सारी ताकत बस इसलिए बचाकर रखी थी, ताकि मैं अपने परिवार को एक आखिरी बार देख सकूं। उसकी बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। कुछ ही पलों बाद मारिया को ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाया जाता है। सर्जरी शुरू होती है। उधर मारिया बेहोशी की हालत में भी उस भयानक मंजर को महसूस कर रही होती है। वही ऊंची ऊंची लहरें, चारों तरफ चीख पुकार, बिछड़ते हुए अपने लोग। उसे एहसास होता है कुदरत के आगे इंसान कितना छोटा है, कितना बेबस। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। उधर बाहर हेनरी, लुकास और बाकी परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। कोई कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी और इंतजार। वे सभी मन ही मन दुआ कर रहे होते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। रात गुजर जाती है और आखिरकार सुबह होती है। हेनरी लुकास के पास आता है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन इस बार उनमें एक हल्की सी मुस्कान भी होती है। वह कहता है, तुम्हारी मॉम अब ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। यह सुनते ही लुकास के चेहरे पर राहत आ जाती है। पूरा परिवार जैसे एक बार फिर से सांस ले पाता है। कुछ समय बाद अगली सुबह एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि वहां आता है, जो इस परिवार को सुरक्षित उनके घर वापस ले जाने की व्यवस्था करता है। धीरे धीरे सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर का माहौल शांत होता है, लेकिन हर किसी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। लुकास अपनी मां के पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वह मुस्कुराते हुए बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था, वह अब अपने परिवार से मिल चुका है। यह सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू होते हैं। वह कहती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठा है, सुरक्षित, जिंदा। वह धीरे से प्लेन की खिड़की से बाहर देखती है। नीचे अब भी तबाही के निशान दिखाई देते हैं। टूटी हुई जमीन, बिखरी हुई दुनिया। उधर हेनरी चुपचाप बैठा होता है। वह आंखें बंद करता है और उस आदमी के लिए प्रार्थना करता है, जिसने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी, जिसका अपना परिवार अब भी लापता है। वह ईश्वर से दुआ करता है कि उसे भी उसका परिवार मिल जाए, क्योंकि वह जानता है इस दर्द को सहना कितना मुश्किल होता है। और आखिर में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हिम्मत, इंसानियत और अपने लोगों के लिए प्यार बना रहे, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट